ये सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हम बात करना चाह रहे हैं वो मेंटल हेल्थ के ऊपर है। आजकल आप लोगों को अवेयरनेस तो काफ़ी है कि मेंटल हेल्थ सबके लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है, एक इशू बना हुआ है। किसकी वजह से? क्योंकि आजकल टाइम जो है ना, मैनेजेबिलिटी इतनी नहीं आ रही है और ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और टेक्नोलॉजी की आने की वजह से समझो कि मोबाइल का इतना ज़्यादा यूजेज की वजह से एवरीबडी इज़ गेटिंग वेरी वेरी कंस्ट्रेंट इन यूजिंग देयर ओन टाइम पीरियड। और ड्यूटीज़ तो और बढ़ गई हैं, ड्यूटीज़ पहले भी ज़्यादा थी लेडीज़ की और अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट आज ये देखना है कि हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, कि आप स्ट्रेस फ्री होके ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो लाइफ का टाइम है उसे एंजॉय भी करें और दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम ना बने। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट की है। और मेंटल हेल्थ में जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो एक चैलेंज बना हुआ है कि अपने मूड्स को कैसे स्टेबल रखना है कि आप बाकियों के मूड्स को भी टैली कर सकें या उनको भी टेक केयर कर सकें। सबसे जो अभी अहम बात हम जो डिस्कस करेंगे वो ये होता है कि फ़ीमेल्स के लिए कि बच्चों के साथ और अपनी जॉब के साथ और अपनी डेली चोर्स के साथ इन सबको बैलेंस कैसे करना है, और उसमें इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ जो है कि वो एक्सरसाइज या योगा को कैसे इंटीग्रेट करना है। बाज़ लोग बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करने लग जाते हैं, ख़ासतौर पे फीमेल्स, कि भाई हम टाइम नहीं निकाल पाते या अगर क्या करें टाइम ही नहीं है। बात यह है कि अगर आप थोड़ा भी टाइम निकालते हैं, थोड़ी सी भी एफर्ट करते हैं, दैट काउंट्स। किस तरह से काउंट करती है कि आपके डेली रूटीन में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज योगा को लेट इट एंटर एंड सिंक, उसके ये किस्म की एक इन्वेस्टमेंट है जो आप योगा ख़ास तौर पे करते हैं, क्योंकि ये माइंड और बॉडी एंड सोल तीनों को साथ लेके चलती है। I'm sorry to interrupt. जी जी। For somebody who is as illiterate as I am, can you please introduce yourself? ओह दैट्स गुड। जी, मेरा नाम रिजवाना हाशमी है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट, एंड आई हैव डिग्री इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एंड hypnosis as well, and I'm doing mashallah say now clinic for like 20 years. Alhamdulillah, I've been doing it in defense, now I'm in Bahria town, and alhamdulillah we keep on working like in clinical session as well, individual sessions भी करते हैं हम लोग। इसके अलावा हम ग्रुप सेशंस भी करते हैं जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग है, उसके अंदर ये है कि हाउ टू मैनेज योर रिलेशनशिप्स हैं, एंगर मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंड लॉट ऑफ अदर टॉपिक्स। समटाइम्स वी कम अप विद अ वेरी यूनिक आइडिया कि भाई जैसे ख़वातीन के एंटी एजिंग बहुत आजकल इन है कि हाउ टू ब्रिंग योर सेल्फ इन टू लाइफ एंड इन योर द होल पैटर्न, के इस तरह से कि आपको कहीं से ये ना लगे कि हम भी कहीं से कम रह गए। तो उसमें थोड़ी सी एफ़र्ट आपकी जो सी है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल देती है। जब हम ख़ास तौर पे योगा में, तो आप लोगों को जो योगा ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे हमारी योगा की क्लास है ये, तो उन लोगों को पता है कि मेडिटेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि कोई भी चीज़ आप लोगे उसके अंदर माइंड बॉडी सोल तीनों को लेके चलना है। नो हीलिंग कैन बी कम्प्लीट विदाउट यूजिंग ऑल 3 मॉड्यूल्स। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं या बहुत रिलीजियस हो गए हैं, तो अब डिप्रेशन का क्या सवाल है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि अब एंजाइटी की तुम नाशुक्री हो, तुम्हें थोड़ा सा ना वो नहीं है, तुम्हें दीन की कमी है, या तुम तवक्कल ही नहीं है, तुम में सब्र ही नहीं है, शुक्र नहीं है। तो डिप्रेशन आजकल बहुत जिसे कहते हैं ना एक फैली हुई चीज़ है, या हर दूसरे तीसरे बंदे को आप देखते हो कि वो होता है। और आजकल मैं हैरान होती हूँ, क्लिनिक में हमारे पास इतनी अर्ली एज में बच्चों को लेके आए जा रहे हैं जो कि क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं, मतलब दे आर बीइंग लेबल्ड एंड दे आर बीइंग जिसे कहते हैं कि मेडिसिन पे हैं। तो उसमें मैं ये बहुत मुझे इस बात में अफसोस भी होता है कि हमारी अवेयरनेस इतनी कम है कि हम सोचते हैं कि शायद एक ही एस्पेक्ट है। नहीं, हमारी जो एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। जब तक कि आपकी हेल्थ के चारों पहिए नहीं होंगे ना, आपकी हेल्थ नहीं चलेगी। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ मैं नमाज रोज़ा बहुत बड़ी बात है और वो करना चाहिए, आपको हेल्प करता है, मगर अगर कोई बंदा डिप्रेशन ज़्यादा हो गया तो प्लीज़ उसको जाके शेम ना कराएं कि भाई तुम्हारे रिलीजन में कोई कमी रह गई है, तुम्हारे तवक्कल में कोई कमी रह गई है। बात ये कि जब बंदा जिसकी टांग टूट जाती है, हम सब उसके साथ हमदर्दी करने के लिए तैयार होते हैं, उसको एज भी देंगे, उसको ईजीली भी लेंगे, उसको फ़िक्र भी नहीं करने देंगे। मगर जब कोई बंदा डिप्रेशन, एंजाइटी या नफ्सियाती मर्ज़ का किसी का शिकार होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पागलों को ये प्रॉब्लम होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोटिक एंड सर्टेन प्रॉब्लम्स और साइकोटिक। ठीक है, न्यूरोटिक और साइकोटिक प्रॉब्लम्स में फ़र्क ये है कि साइकोटिक होती है जो एज से ज़्यादा बढ़ जाती है,
वो ज़ाहिर है कि मेंटल पेशेंट्स बन जाते हैं और उनको मेंटल हम अजाइलम्स वगैरह में, या जिसे हम आम ज़बान में पागल खाना कहते हैं, उधर रखा जा रहा है। और उनके लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। उधर भी अब बहुत सारी रिफॉर्म्स आ रही हैं, और जो न्यूरोटिक्स प्रॉब्लम्स होती हैं वो तकरीबन हर दूसरे बंदे को होती हैं, और वो अवेयरनेस नहीं होती। उसको लेके लोग समझते हैं कि जैसे कि ये शायद जान के कर रहा है, या ये अटेंशन लेने के लिए कर रहा है। कोई खातून को हो जाता है, बच्चे को हो जाता है, बंदे को हो जाता है। उधर भी उतनी अंडरस्टैंडिंग और उतनी ही हमदर्दी की ज़रूरत है। अच्छी चीज़ ये कि यू शुड नो इन दी अर्ली स्टेजेस कि ये डिप्रेशन है। जब आपको पता लग जाएगा तो यू वोंट फाइट विद दैट, कि उसके साथ हर वक्त उस बंदे को भी शायद आप इतना तंग नहीं करोगे जो बाहर नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, अगर उसे डिप्रेशन हुआ है वो वैसे नहीं इंजॉय कर सकता लाइफ को जैसे आप सोच रहे हो कि भाई बच्चे को कई दफ़ा पुश करते हैं। टीनेजर्स का बहुत बड़ा इशू है आजकल। टीनेजर्स तो बेचारे इस वक्त समझो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, क्योंकि इतना सारा टेक्नोलॉजी और मीडिया के आने की वजह से दे हैव लॉट ऑफ ट्रबल इन बैलेंसिंग। जो पिछली जनरेशन थी उनको यह एज हासिल था कि वैल्यूज़ बड़ी अच्छी हमें दी गई, बहुत अच्छी वैल्यूज़ पेरेंट्स ने समझो कि प्यार से भी और डिसिप्लिन करके भी हम लोगों के अंदर वो इनग्रेन कर दिया। आज के बच्चों के लिए भी समझ नहीं आ रही मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स को कि उनके साथ कैसे डील करें, क्योंकि अगर आप ज़रा लीलियंट होते हैं तो वो ज़ाहिर है कि आउट ऑफ हैंड हो जाते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो वो शिकायत शुरू कर देते हैं कि यू आर नॉट लविंग अस, यू आर नॉट गिविंग अस टोटल स्पेस, या हमें इनफ स्पेस नहीं आप दे रहे हो। तो इन चीज़ों में जितनी आप मेंटल हेल्थ के बारे में और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस रखेंगे, उतनी समझिए ज़िंदगी आसान होने वाली है। जो मैं इम्पॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये देखो कि अगर डिप्रेशन की इलामात आ रही हैं तो उसमें ये देखना होता है कि डिप्रेशन का कॉज कोई ऐसा है जो सर्टेन है, जैसे खुदा ना खास्ता किसी बिलवड पर्सन की फैमिली में डेथ हो गई है तो दैट इज़ नेचुरल कि वो डिप्रेशन आएगा एंड दैट विल स्टे फॉर सम टाइम। बट अगर ये डिप्रेशन परसिस्ट ही करता जा रहा है, इतना परसिस्ट कर रहा है कि सालों पर मुहीत हो गया है, और उसकी जो आपकी सिम्टम्स हैं वो आप देख रहे हो कि ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि रोना आता है, बिला वजह रोना आता है, टची हो जाता है इंसान, और उसको ऐसा लगता है कि शायद कोई मुझे समझने वाला नहीं है। बहुत से काम करने को दिल नहीं करता, जो पहले चीज़ें एंजॉय करते थे वो नहीं कर पा रहे होते। ख़वातीन में बनने संवरने का शौक़ नहीं रहता है, कहीं जाने का शौक़ नहीं रहता है। मतलब लाइफ हैज़ बिकम अ बर्डन। ज़्यादातर कई लोग बहुत सोते हैं, इसमें सोने लग जाते हैं, और या फिर ये बहुत इरिटेबिलिटी आ जाती है, यानी एकदम से लड़ पड़ेंगे, बात को समझेंगे नहीं, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और अगर ये इलामात रोने का दिल का ना बल्कि रोते भी हैं और बिला वजह रो पड़ते हैं, बड़ी जल्दी रो पड़ते हैं और ज़्यादा ही रोते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आप फील कर रहे हो, उसकी अगर इलामात परसिस्ट कर रही हैं, एक तो हम फ्रीक्वेंसी उसकी देखते हैं और इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी कितनी आ रही, कितनी शिद्दत से ये आपकी जो डेली लाइफ है उसको ये इम्पेयर कर रहा है, हैम्पर कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, तो दैट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। एक अहम बात जो मैं बताना चाहती हूँ, जो आप सबको फ़र्क मालूम होना चाहिए, वो साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट का और साइकोथेरेपिस्ट का है, और फिजियोथेरेपिस्ट का भी है। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट को अक्सर साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ मिक्सअप कर दिया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट इज़ अ पर्सन who makes you to take exercises due to certain limitations in your limbs, कि उसकी एक्सरसाइजेस के लिए जैसे कोई भी वजह हो सकती है, उसे फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। उनका बिल्कुल कोई साइकोलॉजी से लेना देना नहीं है। उसके बाद आता है सिकियाट्रिस्ट। सिकियाट्रिस्ट इज़ अ पर्सन यूजुअली हु इज़ ट्रेंड इन मेडिकल, जो आमतौर पे डॉक्टर होते हैं, मेडिकल डॉक्टर होते हैं, 5 साल मेडिकल पढ़ते हैं, आमतौर पे साल का एक उनका डिप्लोमा होता है और शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, जिसके बाद वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। थेरेपी में आमतौर पे डॉक्टर्स साइकाट्रिस्ट नहीं होते, दिस इज़ नॉट देयर वर्क। अगर सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम है, येस वी हैव टू टेक मेडिसिन फॉर दैट, बट गेटिंग एडिक्टेड टू द मेडिसिन इज़ नॉट रिकमेंडेबल। कोशिश ये करनी चाहिए एज फार एज पॉसिबल यू शुड बी एबल ऑफ नॉट टेकिंग मेडिसिन एंड ट्राई टू फर्स्ट स्टेबल योर सेल्फ, कि इसको हम अपनी किसी साइकोलॉजिकल टेक्निक से, अब तो बहुत थेरेपी में हमारे पास एज हासिल है, जैसे बाकी चीज़ों में टेक्नोलॉजी आ गई है, इसी तरह हमारे पास साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसमें यू डोंट हैव टू सफ़र, यू डोंट हैव टू वीप, यू डोंट हैव टू गेट स्टक एनीवेयर, और अपने मूड्स को, क्योंकि इसमें ये होता है कि माइंड का एक पैटर्न बन जाता है डिप्रेशन में। डोपामिन, सेरोटोनिन, जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि इनकी बैलेंस ठीक नहीं आ रही होती है,
और फिर वो बढ़ते बढ़ते एक बायोलॉजिकल मसला बन जाता है। पहले एक साइकोलॉजिकल मसला होता है, फिर बाद में बायोलॉजिकल होता है। WHO ने, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये रिसर्च की है कि पहले जो हमारी प्रॉब्लम्स थी वो तकरीबन 95% हैड रूट्स इन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जितने भी आप फिज़िकल प्रॉब्लम्स, नेम एनीवन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, आपकी डायबिटीज़ है, आपकी हाइपरटेंशन है, आपकी कोई भी एस्मा है, कोई भी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको आप समझते हो कि यार ये बायोलॉजिकल है, वो एक्चुअली साइकोसोमेटिक है। मैनी पीपल गो फॉर फ्रीक्वेंट सर्जरीज, कि इसके बाद ये, इसके बाद वो, इसके बाद कराते रहते हैं सारी उम्र। उनको ये नहीं पड़ता कि पीछे से एक कोई ना कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होती है जो कि रिजॉल्व नहीं होती है, बचपन से भी कई दफ़ा आई होती है, और कई दफ़ा अब तो उन्होंने ये भी रिसर्च की कलेक्टिव अनकॉन्शियस भी है जो हमारी जनरेशन से पास होता है। कोई ऐसा ट्रॉमा जो उन्होंने अपनी जनरेशन में सॉल्व नहीं किया था, वो हमें बैठे बिठाए वो एक, जिसे कहते हैं ना कि मिल जाता है इनहेरिटेंस में, उस पर भी काम किया जा सकता है। अब जो हम प्रोग्रामिंग्स कर रहे हैं, जैसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसमें ये फ़ायदा है कि हम आपके DNA में भी चेंजेस कर सकते हैं। यू कैन रीब्रांड योरसेल्फ, you can rewire yourself, you can rewire your brain and can change those stresses which have been quite companion with you for a long time and you got so used to it कि आपको लगता है अब इससे जान ही नहीं छुड़ाई जा सकती। यानी बहुत से लोग मेडिसिन भी खाते रहते हैं, दवाइयाँ भी खाते रहते हैं, मगर उनको कोई अफाका नहीं हो रहा होता। तो उसमें ये बात ज़रूर अच्छी तरह समझिए कि हमने समझा साइकाट्रिस्ट कौन होता है, हमने समझा फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है, अब साइकोलॉजिस्ट कौन होता है। साइकोलॉजिस्ट आमतौर पे मास्टर्स करते हैं साइकोलॉजी में और उसके बाद वो अपनी या तो पढ़ाते हैं या फिर क्लिनिक करते हैं, मगर आमतौर पे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है वो एडवांस कोर्सेज करता है और उसके बाद वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। साइकोथेरेपिस्ट जो होता है वो इससे एडवांस थेरेपीज़ करता है, जिसके अंदर मेरा जो बैकग्राउंड है वो आपको इंट्रोडक्शन जैसे मांग रहे थे आप लोग, मास्टर्स है साइकोलॉजी का, उसके बाद मेरे पास एडवांस कोर्सेज हैं इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और इसके अलावा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हिप्नोसिस, योगा, रेकी के भी इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को दूंगी। और जो इमोशनल फ्रीडम थेरेपी है वो बहुत आसान है, वुड लाइक कि हर फीमेल को, हर मेल को ये इमोशनल फ्रीडम थेरेपी, सिंपल टैपिंग की थेरेपी है, ये ज़रूर सीखनी चाहिए और इनको हैंडी रखना चाहिए। अच्छी बात है कि बाहर हॉलैंड में बच्चों को बहुत शुरू से हिप्नोसिस सिखा दिया जाता है, यानी प्राइमरी लेवल पे, कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। तो उससे ये क्या फ़ायदा होता है कि बढ़ते बढ़ते स्ट्रेसेस तो आएंगी, ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास टूल्स भी तो होने चाहिए ना जिनसे आप रिलीज़ करते हो। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, घर है, उसके लिए क्लीनिंग टूल्स ही नहीं आपके पास, तो फिर तो घर में गंद तो किधर भर जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ भी अपने ऊपर नेगेटिव वाइब्स आती हैं हर वक्त, किसी न किसी इंसिडेंट, एवरीथिंग डजंट गो विद योर ओन माइंड सेट एंड योर ओन लाइक एंड डिसलाइक, थिंग्स गो डिफरेंटली। और उस इख्तलाफ को समझना, उस इख्तलाफ को सीरियस ना ले लेना। बाज़ दफ़ा आप देखोगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत होते हैं कि कुछ बच्चे और बाज़ लोग जो हैं वो एक ही मजाक को बड़े लाइटली लेते हैं और बाज़ लोग बहुत उसको सीरियसली ले लेते हैं और यानी पर्सनल ले लेते हैं, यानी बात उनको कहीं भी नहीं होती और वो अपने ऊपर लेके दुखी बैठे हुए हैं, वो कुड़ रहे हैं अपने अंदर ही अंदर। और ख़ास तौर पे जो फीमेल्स इन लॉज में रहती हैं उनको तो बहुत सारे इश्यूज़ ऐसे आते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के आते हैं, हर एक की अपनी एक एक स्टोरी होती है। बहुत मुश्किल ऐसा होता है कि आप एक फैमिली सेटअप से जाएं, एक माहौल से जाएं और दूसरे माहौल में जाके आपको बहुत ही कोई आइडियल और मैचिंग सा सिस्टम मिल जाए। तो ये सब चीज़ें हमें इख्तलाफात को देखना और लेके चलना और फिर उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम जो टेक्निक सिखाते हैं इसमें इमोशनल फ्रीडम थेरेपी भी आ जाती है। इसके अंदर हम अपनी जो NLP की टेक्निक्स हैं वो कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम साथ साथ अपनी स्ट्रेस रिलीज़ करते रहते हैं और वो उसको हम डिपॉजिट नहीं होने देते अपनी किसी भी लेयर में, यानी कहीं स्पिरिचुअल लेयर में, कहीं मेंटल लेयर में, कहीं इमोशनल लेयर में या कहीं फिज़िकल लेयर में। सबसे पहले ये इंटरनल लेयर्स में जाती है कोई भी प्रॉब्लम, बहुत देर बाद जाके वो फिज़िकल होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारी दादियाँ नानियाँ हैं वो बीमारी रहती हैं, आपने नोट किया होगा। वाई? बिकॉज ये कि इतनी सारी स्ट्रेसेस वो ले के एंड पे जब वो थोड़ा रिलैक्स होती हैं तो दे फील लाइक गेटिंग आउट ऑफ दैट, एक किस्म की डिटॉक्सिफिकेशन उनकी चल रही होती है। अगर हम शुरू से ही देखें, आप देखिए एक बायोलॉजिकल एज और जो क्रोनोलॉजिकल एज है उसका भी आप डिफरेंस देखोगे। बाज़ लोग
23 ईयर्स के हैं मगर वो 34 के लग रहे होते हैं, बाज़ लोग मतलब 54 के होंगे वो 30s में लग रहे होंगे। तो वाई इज़ दिस दैट डिफरेंस? बिकॉज उन्होंने स्ट्रेस मैनेज करना कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली सीखा है या एफर्ट पुट की है। और आप जो हैं, जहाँ खासतौर पर फीमेल्स आर रोल मॉडल्स, बिकॉज ये कि बच्चे आपके मुंह से नहीं सुनेंगे कि भाई आप कहती रहोगी ये करो वो करो, बेटा ऐसे ना करो वैसा ना करो। बच्चे आपको देख रहे हैं, बच्चे आपको देखते हैं कि हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द स्ट्रेसेस, हाउ यू आर डीलिंग विद दी ओपिनियन डिफरेंसेस को आप कैसे ले रहे हो। आप इन लॉज के बारे में या किसी भी के बारे में नेगेटिव हो रहे हो या आप उसको सॉर्ट आउट कर रहे हो। तो ये चीज़ें उसको सिखाते रहेंगे, भाई मुंह से सिखाते रहेंगे, बेटा आप मोबाइल ना ज़्यादा यूज़ किया करो, वेरी कॉमन थिंग। एंड एवरीबडी इज़ वॉचिंग सम ड्रामाज एंड दिस एंड दैट। माओ का अपना ही हाल है कि मोबाइल पे वो है, बिजनेस भी है तो उनका मोबाइल पे है, व्हाट्सएप पे तो मोबाइल पे है। तो फर्स्ट यू हैव टू बिकम अ बेटर एग्जाम्पल। कभी किसी माँ ने बैठ के बुक पढ़ी है? जब वो बुक देखेंगे माँ को पढ़ते हुए तो उन्हें भी तो लगेगा कि बुक पढ़ने वाली चीज़ है। उन्हें यही लगेगा, खुद तो वो टीवी पे होती है, मोबाइल पे होती है, हमें धड़ाधड़ इस बात पे लगा रही है। पहले तो हालात ये थे कि माँओं के पास मोबाइल शोबाइल थे ही नहीं, तो वो उनके लिए ईजी था हैंडल करना। तो अब ये चीज़ें हमें कहते हैं फर्स्ट डिसिप्लिन योरसेल्फ देन टेल एनीबडी एल्स। तो इसमें हाँ हम लोग पहुंच चुके हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपको क्लियर कर दिया, साइकोथेरेपिस्ट क्लियर कर दिया, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट क्लियर कर दिया। उम्मीद है कि ये मिक्सअप हम नहीं करेंगे। अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है फटाफट साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं, फिर क्या होता है मेडिसिन आ जाती है, बस वो चलती रहती है। आपको सबसे पहले अपने आप को पहले नोटिस करें। अब तो बहुत अवेयरनेस है, मुझे हैरानी होती है मेरे क्लिनिक पे अक्सर टीनेजर्स ज़्यादा आते हैं एंड दे आर ब्रिंगिंग देयर पेरेंट्स के, उनको बताते हैं कि आई एम हैविंग दी सिम्टम्स ऑफ OCD, या मुझे ये डिप्रेशन हो रही है, या मुझे एनजाइटी आ रही है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि वो कैसे ऐसे करें, क्योंकि उनके पास मीडिया की ना वो पूरी है इन्फॉर्मेशन है, एक्सेस है, तो वो बताते हैं। तो अब हमारा भी कि हम थोड़ी सी चीज़ों को देखें, इंटेंसिटी और उसके साथ साथ सिवियरिटी और उसके बाद फ्रीक्वेंसी। कि देखिए रोते सब हैं, अगर रोना ज़्यादा हो गया है, अगर दुखी रहना ज़्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है क्लिनिकल डिप्रेशन ऑनसेट है। और जितनी जल्दी हम इसको एड्रेस कर लेते हैं उतना जल्दी आसान हो जाता है। और जब हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट ही बना लेंगे ना तो फिर इशू नहीं होगा। आप में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे, वी हैव टाइम रिस्ट्रेंट, तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। जी जी श्योर। हेल्दी इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे? वेरी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद योरसेल्फ। ठीक है, पहले अपने माइंड का एनवायरनमेंट हेल्दी कीजिए। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि पहले जितनी भी आप लिख लीजिए कि मेरे ये स्ट्रेसेस हैं लाइफ के। होता है कि बैक ऑफ द माइंड पे वो चलते रहते हैं और यू आर बिकमिंग क्रैंकी, यू आर बिकमिंग इरिटेटेड एंड यू आर जस्ट टॉकिंग फ्रॉम द बैक ऑफ योर माइंड। तो उसमें बहुत बेहतर है कि पहले आप खुद तो सॉर्ट आउट कर लो कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या ये सॉल्वेबल है, क्या ये अनसॉल्वेबल है, यहाँ मुझे हेल्प चाहिए, यहाँ मैं खुद से कर लूँगी या मैं किसी फ्रेंड के मशवरे से कर लूँगी। ये चीज़ें आप पहले सॉर्ट आउट करो। जब आपकी अपनी चीज़ सॉर्ट आउट होगी फिर आप फैमिली में एक फैला सकते हो। आपके जाने से पहले आपकी वाइब्स पहुँच जाती हैं। डू यू नो? अब दिस इज़ होल साइंस। अब ये कोई वो नहीं रही की बात कि अब ये है कि आप उसको बाकायदा स्टडी कर पा रहे हैं। जो इधर रशिया में उन्होंने स्टडी किया कि हम सब लोगों के इर्द गिर्द एक ऑरा होता है। ठीक है, ऑरा तो आप लोग सुनते बड़ा फैंसी सा वर्ड लग रहा है, मगर दैट इज़ ट्रू साइंस। व्हाट हैपन्स दैट यू हैव अराउंड योर ओन वाइब्रेशंस इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक waves and rays, or that is there in the universe too. When you are negative, that becomes on a negative pole और उसको वो क्लैश करती है फिर पॉजिटिविटी के साथ। फिर वो जबकि यूनिवर्स जो सी वो बहुत सूदिंग और बहुत नर्चरिंग है। जब हम खुद अपनी नेगेटिव वाइब्स को करते हैं देन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वही बात है कि आपने अपने इन्वायरमेंट को ठीक किया, आपने पहले सॉर्ट आउट किया अपनी प्रॉब्लम्स को, फिर आपने देखना है कि कौन सा बंदा घर में किस मिजाज का है और उसको कैसे डील करना है। क्या उसे हेल्प की ज़रूरत है, क्या उसके साथ ज़्यादा टॉलरेंस की ज़रूरत है। व्हाट कैन आई डू टू मेक दैट पर्सन, क्योंकि एक बंदा कहते हैं एक ही मछली काफ़ी होती है सारे जल को ख़राब करने के लिए। तो एक बंदे का मूड जो होगा ना वो सबको डिस्टर्ब करता है, तो आपने पहले उसको भी एड्रेस करना है। जो मेन होती है वो मदर ही होती है। एग्जैक्टली, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फादर का भी उसी के ऊपर डिपेंड होता है, मेड्स का भी उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। Any other question? कुछ सवाल करना चाहती हैं? अभी चाय रख रहे हैं हम लोग, प्लीज थोड़ा सा वेट करें।
Meet in lot of